everyone, I am Shruti Suman, a second year MBBS student at TRIMS Ranchi. So in this video, I will be talking about chemistry, physical, organic and inorganic. In last time, how to approach these subjects to improve your marks. As we all know, टाइम बहुत ज़्यादा कम रह गई है. कुछ लोगों की सिलेबस कंप्लीट है, कुछ लोगों की सिलेबस कंप्लीट नहीं है, वो लोग सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं. कुछ लोगों की सिलेबस कंप्लीट है तो वो टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं, बट टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, कम आ रहे हैं मार्क्स. अब लास्ट के मोमेंट में ना आप कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं फॉलो कर सकते हो कि ऐसे पढ़ लेने से ऐसे पढ़ लेने से ऐसे पढ़ लूँगी तो मेरे मार्क्स बढ़ जाएंगे. वो आप फॉलो ही नहीं कर पाओगे. तो कैसे करना है, आपको टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं और टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद उसको एनालाइज करनी है. सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री. तो फिजिकल केमिस्ट्री आपको एकदम फिजिक्स की जैसी एनालाइज करनी है कि आपको देखना है कौन कौन से क्वेश्चन आपके सही हुए हैं. तो ठीक है, वो तो सही होंगे. कौन कौन से कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन थे, कौन से ऐसे मैंने तुक्के लगाए हैं. उसके बाद जो सॉल्व नहीं हुए हैं उन क्वेश्चंस को देखने हैं कि वो कौन से टॉपिक से आए हैं, कौन से चैप्टर से आए हैं. तो आपको पूरी चैप्टर रिवाइज नहीं करनी है. चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो आपको पता होती हैं, उस पर क्वेश्चन आ जाए ना तो आप कर लोगे. पर उस चैप्टर में कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो आपकी वीक है. पर्टिकुलरली कुछ ऐसी थ्योरीज होती हैं या फिर प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल्स होते हैं जो आप सॉल्व नहीं कर पाते हो, या फिर कुछ न्यूमेरिकल मैथमेटिकल प्रॉब्लम होती है. तो आपको वो देखना है. पहले तो आप एनालाइज कर लिए हो. अब उसके बाद जो भी टॉपिक निकली है वीक, आपको उस पर बस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं. तो पहले तो जिनकी सिलेबस कंप्लीट नहीं है उनको सिलेबस कंप्लीट करनी होगी एट द एंड ऑफ मार्च, या फिर 25 to 31 ऑफ मार्च तक आपको कंप्लीट करनी होगी सिलेबस किसी भी तरीके से. और फिर जिनकी सिलेबस कंप्लीट है वो टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं अभी, तो टेस्ट अटेम्प्ट करके ही उनको एनालाइज करनी होगी अपने आप को. अभी ना पैटर्न ऐसी हो गई है ना कि फिजिकल केमिस्ट्री में भी ना थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं. टेस्ट, आप कोई भी टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे होगे ना तो उसमें ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आ रहे होंगे. न्यूमेरिकल्स तो होते ही हैं, उनसे तो बच्चे परेशान रहते ही हैं, पर अब फिजिकल केमिस्ट्री में ही थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं और वो एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन उठा रहे हैं. तो ऐसे बोलते थे ना कि फिजिकल केमिस्ट्री की एनसीईआरटी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, तो अब इम्पॉर्टेंट हो गई है. क्योंकि क्या पता जैसे टेस्ट वगैरह आ रहे हैं, जैसे कोचिंग वगैरह वाले क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो क्या पता एनटीए में भी ऐसे ही कुछ भी क्वेश्चन दे दे, वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन दे दे. तो इसीलिए जैसे कि टेस्ट के अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप टेस्ट दे रहे हो, तो आपसे कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गई हो, तो फिर आप उस जो भी टॉपिक है उस टॉपिक को पढ़ लो. उस टॉपिक में जो भी एनसीईआरटी में लिखा है वो लाइन पढ़ लो, क्योंकि डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन होती है. आप नहीं पढ़े हुए होगे ना तो आप सॉल्व करने में बहुत डिफिकल्टी होगी. आपको चीज़ों को ना कनेक्ट करना पड़ेगा. उससे बढ़िया है कि अगर आप एनसीईआरटी पढ़े हुए रहोगे ना तो डायरेक्ट लाइन आएगी और वहाँ पे तो आपको पता ही है, लाइन मैं पढ़ कर आया हूँ, ये लाइन सही है, ये गलत है, आप कर लोगे. और फिजिकल केमिस्ट्री में आपको कैलकुलेशन अच्छी रखनी पड़ेगी, क्योंकि जो क्वेश्चंस आता है ना वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता है, या फिर उसमें बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं है कि मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है. बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं. थोड़ी बहुत माइनस प्लस एडिशन सब्सट्रैक्शन करोगे ना तो वो सॉल्व हो जाती हैं. पर कहीं कहीं पे उसमें भी बच्चे ऐसे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, वो ऐड ही नहीं कर पाते हैं या सब्ट्रैक्ट ही नहीं कर पाते हैं. तो आपको उसकी अच्छे से ध्यान रखनी है. अब बात आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की. तो इसमें आपको 3 चैप्टर्स अच्छे से करने हैं. पहले तो पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. इन तीनों चैप्टर्स को आपको अच्छे से कर लेना है ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ने के पहले. क्या है ना कि एक्सेप्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो जब आप चैप्टर्स पढ़ोगे ना तो जो भी एक्सेप्शन वगैरह आएंगे ना आपको उनको एक स्टिकी नोट्स वगैरह पे लिख कर, या फिर एक वाइट पेज में जो नोट्स वाले बनाए थे ना मैंने शीट्स, फॉर्मूले शीट्स, तो आप वैसा कर सकते हो. लिख कर जो भी एक्सेप्शन है वो आप स्टिक कर दो. बाकी में तो जो भी पैटर्न वगैरह होंगे वही फॉलो होगी. ठीक है. अब क्या है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना लोग भूलते बहुत जल्दी हैं, क्योंकि उसमें मोस्टली रटने वाली चीज़ें होती हैं, एक्सेप्शन होती हैं, तो लोग भूल जाते हैं. तो आपको क्या करनी है, आपको बार बार रीड करनी है आपके नोट्स. जो भी नोट्स है ना या फिर आपके मॉड्यूल्स वगैरह हैं, आपको वो लेकर बैठनी है. रफ कॉपी एक लेनी है और बार बार लिख लिख कर याद करनी है आपको वो चीज़ें. और जो एक्सेप्शन वाली चीज़ें हैं ना उसको आप एक स्टिकी नोट या फिर फॉर्मूला शीट जो मैंने बताया था उसमें लिख कर जहाँ पे भी आप पढ़ाई करते हो वहाँ पे स्टिक कर सकते हो. आपको कुछ ऐसे रटने की ज़रूरत है नहीं. आप क्या होगा कि वहाँ पे 4 ऑप्शन आएंगे, आपको उसमें से ही देख कर एक टिक करनी है. तो अगर आपको ऑलमोस्ट 80 to 90% चीज़ें भी ऐसे याद रहेंगी ना, आप ऐसे देख, जैसे कि एक फॉर्मूला शीट लगा लियो, आप उसको बार बार देख रहे हो, तो वो ना सही हो जाएंगे क्वेश्चन. मेरे साथ ऐसी 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे ना जो मेरे को याद नहीं थे, पर मेरे को ऑप्शन देख के ना याद आ गई थी. ब्लॉक केमिस्ट्री के लिए क्या करनी है, अब तो बेसिक तो आपने पढ़ लिया, अब आपको एनसीईआरटी पे फोकस करनी है. जैसे कि ब्लॉक केमिस्ट्री है, उसमें आइसोमर्स होते हैं बहुत सारे, उस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं. फॉस्फोरस के होते हैं, सल्फर के होते हैं, तो वैसे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं. तो आपको ब्लॉक केमिस्ट्री की ना एनसीईआरटी पढ़नी है. अगर आपने अभी तक एक बार भी नहीं पढ़ा है ना तो एक बार टाइम देकर पढ़ लो,
अंडरलाइन कर लो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आपने टेस्ट वगैरह तो कुछ तो अटैम्प्ट किया ही होगा, उसको अंडरलाइन कर लो जो भी आपको इंपॉर्टेंट लग रही हो। और इंडेक्स में जो भी क्वेश्चन है वो इम्पॉर्टेंट है, जो एक्सरसाइज है बैक की वो इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं वो मैंने देखा है केमिस्ट्री एनसीईआरटी में, लेकिन जो भी क्वेश्चंस होते हैं ना वो ज़्यादा बड़े नहीं होते, लेंदी नहीं होते हैं, तो आप वो भी सॉल्व कर लो, क्वेश्चन वहाँ से भी बन जाते हैं। और किसी भी क्वेश्चन की आपको सोल्यूशन नहीं मिल रही है तो आप ऑनलाइन गूगल पे सर्च कर लो एनसीईआरटी सोल्यूशन, आपको सोल्यूशन भी मिल जाएगी। उसके बाद फिर जो भी प्रॉब्लम है, जो भी क्वेश्चन आपसे लग नहीं रहे थे या फिर आपको समझ में नहीं आ रही थी, वो सोल्यूशन मिल जाएगी वहाँ पे। अब लास्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, बट इस वीडियो में भी मैं बता देती हूँ क्या करनी है। पहले तो आपको जो भी IUPAC नोमेनक्लेचर है, आइसोमेरिज्म है और GOC, इन तीनों चीज़ों को अच्छे से करनी होगी, आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाएगी। IUPAC में आपको नेम जो भी है, जो भी रूल्स हैं, जो 6-7 रूल्स हैं वो आपको अच्छे से करने होंगे। फिर आइसोमेरिज्म में टाइप्स ऑफ आइसोमर्स, उस पर भी क्वेश्चन बन जाता है। ऐसा होगा ना कि क्वेश्चन दे रखे होंगे और वहाँ पे प्रोडक्ट बना होगा और ऐसा पूछेंगे क्या रिलेशन है इसका रिएक्टेंट के साथ, कौन सा आइसोमेरिज्म फॉलो कर रहे हैं दोनों, तो वैसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। फिर GOC में क्या है, जो भी टाइप ऑफ रिएक्शंस हैं वो आपको आने चाहिए। तो अगर आपको टफ लगती है तो आप वन शॉट वीडियोस वगैरह देख सकते हो, बहुत सारी कोचिंग के ना वन शॉट वीडियोस आ रखे हैं, अभी स्टार्ट हो गए हैं, तो आप वो देख सकते हो या फिर आप पुराने भी देख सकते हो, क्योंकि मटेरियल तो सेम ही रहती है। इसके बाद क्या करनी है, इतनी चीज़ें आपकी हो गई हैं तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है कि आपको, अगर आपने एक बार भी नहीं पढ़ा है या फिर मोस्टली लोग 1-2 बार पढ़ लिए होते हैं अब तक, तो क्या करनी है, आपको पढ़नी है अच्छे से। जो भी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट लग रही हो उन चीज़ों को आपको अंडरलाइन करनी है, या फिर आगे जब आप टेस्ट अटेम्प्ट करोगे तो उस वक्त जो भी क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं होंगे उसको वापस से एनसीईआरटी खोल के आपको उसको भी फिर से मार्क करनी है, ताकि लास्ट टाइम तक जब आप लास्ट में एनसीईआरटी पढ़ो तो आपकी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइटेड हो। आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगनी चाहिए उस वक्त, फटाफट एक दिन में पूरी केमिस्ट्री रिवाइज हो गई हो। आपको रिएजेंट पे स्पेशली ध्यान रखनी है कि वहाँ पे कौन सी रिएजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग वहाँ पे होगी तो एसिड बनेगी, वीक होगी तो एल्डिहाइड या कीटोन बनेगी। उसमें भी किस टाइप के अल्कोहल है, प्राइमरी है या सेकेंडरी है या टर्शरी है, तो वैसे आपको ध्यान रखनी होगी चीज़ों को। मैंने ना पहले एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्पेसिफिक फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एक वीडियो बना रखी है, तो आप वो देख सकते हो, क्योंकि मे बी कुछ पॉइंट इस वीडियो में छूट जाएँ, क्योंकि इस वीडियो में प्रॉपर तीनों केमिस्ट्री के बारे में मैंने बताया है, तो मे बी छूट सकती है, तो आप वो वीडियो देख सकते हो। अब क्या है, लास्टली यही बोलूँगी कि आपको टाइमर ऑन करके हमेशा क्वेश्चन लगाना है, टाइमर सेट कर लो और उसके बाद क्वेश्चन लगाओ। ऐसा ना हो कि टाइम 4-5 घंटे तक आप क्वेश्चन ही लगा रहे हो, टेस्ट देने बैठे हो तो आप 4-5 घंटे हो गए, आपकी टेस्ट कंप्लीट ही नहीं हो रही है। तो इससे बढ़िया है ना कि आप टाइमर लगा लो। ऐसे क्या होगा ना कि टाइम मैनेजमेंट आपकी सही नहीं हो पाएगी और एग्ज़ाम में ना टाइम कम पड़ जाएगी आपकी। इसीलिए कुछ भी कभी भी आप टेस्ट वगैरह दो या फिर क्वेश्चन सॉल्व करो तो एक सेट बनाओ क्वेश्चन का। जैसे 50 क्वेश्चन है तो टाइमर सेट कर लो कि इतने टाइम में मेरे इतने क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए, और उसमें सभी टाइप के क्वेश्चन होने चाहिए। स्ट्रॉन्ग भी होने चाहिए, जैसे मतलब हार्ड होने चाहिए, मीडियम होने चाहिए, ईजी होने चाहिए, या फिर अगर बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन के सेट लेकर बैठ जाओगे ना तो उस टाइम लिमिट में आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। लास्ट के ऑलमोस्ट 50 डेज़ ही रह गए हैं, तो अभी जितनी मेहनत करनी है आप कर लो। मेडिकल कॉलेज आपकी वेट कर रही है, और प्लीज़ ये मत सोचना कि 25 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं तो क्या मेरी सिलेक्शन हो पाएगी। तो जब मैंने भी नीट दिया था ना तो ऑलमोस्ट 18 लाख लोगों ने फॉर्म फिल किया था, फिर भी मेरी सिलेक्शन हुई ना। थोड़ी सी कंपटीशन बढ़ गई है, 25 लाख लोग इस बार फॉर्म भर रहे हैं, पर आपको तो एक ही सीट चाहिए ना। आप बस ये सोचो कि आपको बस एक सीट चाहिए। आपको बस अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, अपने आप को एनालाइज करनी है, जो भी वीक पॉइंट है उसको सही करनी है, उसको स्ट्रॉन्ग करनी है और टाइम मैनेज करनी है। इन तीनों चीज़ों को आप फॉलो करो, आपकी सिलेक्शन ज़रूर होगी। और जो भी आपको डाउट वगैरह होंगे ना, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं ट्राई करूँगी कि सभी की रिप्लाई कर पाऊँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड। बाय।